9 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। उस वीडियो में एक व्यक्ति है जो जमीन पर पड़ा हुआ है। उसके आसपास भीड़ का एक जमघट लगा हुआ है और उस जमघट में लोगों के पास लाठी हैं, डंडे हैं, कुछ हथियार हैं और वो लगातार उस व्यक्ति को लातों से, घूंसों से, डंडों से मार रहे हैं, पीट रहे हैं। वो व्यक्ति कुछ ऐसी स्थिति में था, ना शोर मचा सकता था, ना ही बचने की अपील कर सकता था। ऐसा लग रहा था उसे देखकर जैसे लोगों ने इसे पीट पीट कर मार दिया हो। अब वीडियो जैसे वायरल होता है, लोगों ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या फिर अलग अलग मुल्क नेपाल हो, जहां देखो वहां वो वीडियो वायरल हो रहा था और वीडियो में लोग ये सवाल कर रहे थे कि आखिरकार इस व्यक्ति को क्यों पीटा जा रहा है। तभी लोगों ने कमेंट में जवाब देना शुरू कर दिया। दरअसल ये नेपाल पुलिस का एक डीएसपी है और इसी के आदेश की वजह से ही 19 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल इसने गोली चलाने का आदेश दिया और उसके बाद 19 लोग बेवजह मारे गए। इसी बात का गुस्सा है जो भीड़ लगातार इस व्यक्ति को पीट रही है। दरअसल 1997 से लेकर साल 2012 तक जो पैदा हुए थे वो लोग सड़कों पे उतरे थे। उनके हाथ में जैन जी का एक बैनर था, पोस्टर था और उसी से के बैनर तले वो प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे, मांग कर रहे थे। भीड़ इतनी उग्र हो जाती है कि इसके बाद चाहे संसद भवन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, प्रधानमंत्री का आवास हो, गृह मंत्री का आवास हो या फिर जो भी नेता दिखाई दे रहा था उसको मार रहे थे, पीट रहे थे। हद तो तब हो जाती है जब पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भी जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार नेपाल जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसमें ऐसा क्या हुआ कि लाखों की संख्या में युवक सड़कों पर उतर आते हैं, चाहे वो छात्र हों या फिर छात्राएं, और उसके बाद उन्होंने ऐसा विरोध प्रदर्शन किया कि एक ऐसा इतिहास बन गया है कि जिसे लोग याद करके भी वहां के लोग सिहर जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना है ये पड़ोसी मुल्क नेपाल की है। दरअसल नेपाल की सरकार ने 28 अगस्त 2025 को एक आदेश जारी किया था कि मेटा सहित 26 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और इनको 7 दिन का समय दिया गया था कि ये अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, दुरुस्त कराएं, जो भी इनकी एक प्रक्रियाएं थी उस प्रक्रिया के तहत। आखिरकार 7 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। 2 सितंबर 2025 को ये मियाद जो रखी हुई थी सरकार द्वारा नेपाल की, ये मियाद भी खत्म हो जाती है और इसके बाद फिर 3 सितंबर 2025 को पूरे देश में सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो या एक्स सहित, ये सभी बंद कर दिए गए। नेपाल की आबादी लगभग बताई जाती है 3 करोड़ के आसपास और 3 करोड़ की आबादी का 90% लोग सोशल मीडिया के ऐसे 26 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। बस उनमें गुस्सा आने लगता है। लेकिन जिस वक्त ये आदेश दिए गए थे, 7 दिन का समय दिया गया था, इसी 7 दिन के दौरान ही पिछले कई दिनों से 2 हैशटैग चल रहे थे। एक हैशटैग का नाम था नेपो किड और दूसरे का नाम था नेपो बेबीज। नेपो बेबीज के नाम से जब ये था तो इसके हिसाब से फिर उन्होंने इस बीच में बड़ी संख्या में लोगों ने एक रिसर्च कर रखा था और रिसर्च के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई थी कि हमारे देश के जो 10% से ज़्यादा बेरोजगारी की चल रही है, साथ ही देश की आबादी का जो 20% लोग हैं, 100 में से 20 लोग, उनके पास पूरे देश की आधी से ज़्यादा संपत्ति है। यानी कि बाकी के जो 80% लोग हैं वो तो गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बाकी देश पर तो 20% लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब इनके पास चाहे बहुत सारी प्रॉपर्टी भी है, इनके पास ऑटोमोबाइल्स एजेंसियां हैं, इनके पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, होटल हैं, स्कूल हैं, बिजनेस हैं बड़े बड़े। और इनके बारे में खासकर नेताओं के नाम लिखकर, ये फला नेता, इसके पास इतनी संपत्ति है, इसका बेटा विदेश में है, इसके पास ये वाली गाड़ी है। छोटी से छोटी जानकारी जब लोगों ने देनी शुरू कर दिया, 7 दिन का समय था। अब 7 दिन के बाद, यानी कि जैसे ही ये सोशल मीडिया के ये 26 प्लेटफॉर्म थे, इन पर बैन लग जाता है, रोक लग जाती है, स्टॉप लग जाता है, तो ये बात घर घर में पहुंच जाती है। कहते हैं कि माउथ एडवर्टीजमेंट जो होता है उसका असर कुछ ज़्यादा होता है। यानी कि मुंह से निकली हुई बात, यदि हम टीवी पर निकलने वाले किसी विज्ञापन को देखते हैं तो शायद उसका इतना प्रभाव नहीं होता जो बात मुंह से कही जाती है कि फला व्यक्ति के पास तो इतनी संपत्ति है, उसके पास तो इतनी दौलत है, हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, फला मंत्री के इतने बच्चे हैं, वो वहाँ विदेश में हैं, वो विदेश घूम रहे हैं, उनके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, उनके पास ये प्रॉपर्टी है। इस तरह का लोगों ने जब आपस में एक दूसरे से कहना शुरू कर दिया। साथ ही 2 ऐसे युवा थे, हालांकि उनकी उम्र 1997 से वो पहले ही पैदा हुए थे, जिनमें एक काठमांडू के मेयर होते हैं, नाम उनका बालेन शाह होता है, और दूसरे सुदुन गुरुंग होते हैं।
इन्होंने, ये सुदन गुरुंग जो होते हैं, ये हैम नेपाल करके एक एनजीओ है, उसको चलाते हैं। इन दोनों ने अपने अपने हिसाब से मैसेज डिस्प्ले किए, लोगों को भेजे, बताया और संदेश दिया। उन्होंने ही कुछ ऐसे कहा था कि 1997 के बाद से लेकर साल 2012 तक जो पैदा हुए हैं उनको सड़कों पे आना चाहिए, उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए। बहुत हो चुका है ये सब लूट खसोट, ये सब चीजें। इतना बस कहना था कि ये 5, 6, 7 सितंबर यूं तो ऐसे ही निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शांति बनी हुई है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे ही 8 सितंबर आता है, 8 सितंबर 2025, लोग लोग नहीं बल्कि युवा सड़कों पे उतरना शुरू हो जाते हैं बड़ी संख्या में। इतनी संख्या कि उनके सर ही सर दिखाई दे रहे थे। अब चाहे वो काठमांडू हो, चाहे वो पोखरा हो, चाहे बुटबुल हो, चाहे भैरहवा हो, चाहे भरतपुर हो, इटाहारी हो, दमक, ऐसे शहरों में युवा इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। बड़ी संख्या में जब इकट्ठा हो रहे थे, उसके बाद वो सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे, और नारे लगाते लगाते वो संसद भवन तक पहुंच जाते हैं। कुछ युवाओं ने संसद भवन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई। जो सेना थी, पुलिस थी, उन्हें रोकने की जब कोशिश कर रही थी, अब सड़कों पर उन्हें गुस्सा आने लगता है तो आगजनी शुरू हो जाती है। जो वाहन दिखाई दे रहे थे उनमें आग लगा रहे थे, टायर मिल रहे थे उनमें आग लगा रहे थे। इस तरह से बात कुछ आगे बढ़ने लगती है और संख्या बढ़ती चली जाती है। और संसद भवन की तरफ जैसे ही ये भीड़ जो थी कूच करती है, तो ऐसा बताया जाता है कि एक जो अधिकारी थे उन्होंने पहले आदेश दे दिया कि भाई लाठीचार्ज करो, इन्हें रोकने की कोशिश करो। लाठीचार्ज से बात नहीं बनती तो कहते हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़ो, या आंसू गैस के गोले से भाग जाएंगे। पानी की फव्वारे भी मारे जाते हैं। और जब बात और बढ़ने लगती है तो उन्होंने फिर रबर की गोलियां मारना शुरू कर देते हैं। रबर की गोली भी बहुत ज़्यादा असर करती है। ऐसा बताया जाता है कि जिसको लग जाती है कम से कम 3 दिन उसको बुखार आता है। रबर की गोलियां मारी जाती हैं। और इसी बीच में एक डीएसपी साहब ऐसे होते हैं, उन्होंने ये आदेश कर दिया कि ये नहीं रुक रहे हैं तो गोलियां चलाना शुरू कर दो। अब ऐसे 1-2 बार में जब गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं, पुलिस लगातार धू धू करके गोली चला रही थी। इसी बीच में जो छात्र और छात्राएं थे, क्योंकि 1997 से लेके साल 2012 के बीच में जो पैदा हुए थे वही तो प्रदर्शन कर रहे थे। संख्या इसमें ज्यादा छात्र छात्राओं की ही थी, युवाओं की ही थी। अब जब गोलियां चलने लगती हैं तो गोली तो किसी को भेदभाव करती नहीं है, जब चलती है तो लोग मरते हैं। और देखते ही देखते 18 युवाओं को गोली लग जाती है, वो मौके पर मारे जाते हैं। 2 युवा ऐसे थे, ये सुनसरी एक जगह लगती है, वहां मारे जाते हैं। बस इतना था, और इतना ये बहुत ज्यादा हो चुका था। 400 ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। हालांकि उनके उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की गई। अब ये बात पूरे देश भर में फैल जाती है, पूरे नेपाल में फैल जाती है। अब सरकार पर दबाव बढ़ने लगता है। आखिरकार सरकार ने 8 सितंबर 2025 की शाम को ही अपना जो आदेश था उसको वापस ले लिया कि 26 प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया के हैं, हमने उनसे बैन हटा दिया गया है। अब नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है, जैसे थे वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इतनी देर हो चुकी थी कि जब अगली तारीख आती है, अगला दिन निकलता है, तो सेना को पीछे हटना पड़ जाता है, पुलिस को पीछे हटना पड़ जाता है, और संसद भवन पर कब्जा कर लिया जाता है। लूटपाट हो जाती है। उसके अंदर जो सामान रखा हुआ था उसको ले लेकर जो युवा थे, जो वैसे लोग थे उपद्रवी टाइप के, वो भाग रहे थे, क्योंकि प्रदर्शनकारियों में उपद्रवी भी तो शामिल हो जाते हैं। उसके बाद फिर आगजनी शुरू हो जाती है और संसद भवन को पूरे आग के हवाले कर दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन को भी पूरी तरह से फूंक दिया जाता है, उसमें भी लूटपाट होती है, आगजनी होती है। उसके बाद कहानी यहाँ नहीं थमकी, बल्कि गृह मंत्री का जो निजी आवास होता है उसमें भी आग लगा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी फूंक दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में रखी हुई लगभग 25,000 फाइलें थी जो जलकर खाक हो जाती हैं। और उसके बाद पूरे देश भर में क्या स्थिति रही होगी, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सेना तो, क्योंकि सेना पीछे हट चुकी थी, और जो सरकारी आवास थे उनको भी फूंक दिया जाता है। अब जो प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के, हालांकि उन्होंने इस्तीफा भी देने की पेशकश की, लेकिन इस्तीफा देने से हो क्या रहा था, देर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उनके घर में भी भीड़ चली जाती है, उनके घर में भी भीड़ आग लगा देती है। इस बीच में सेना को लगता है कि शायद ओली के जो परिवार वाले, इनके प्रधानमंत्री के परिवार वालों की जान को खतरा है। उन्हें वो अपने आगोश में लेते हैं। जो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जो होते हैं, उनके माध्यम से उनको यहाँ से भगाया जाता है, दूर छुपाया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री मारे जाएं। लेकिन इसी बीच में भीड़ लगातार फैल जाती है। जो 7 दिन से लगातार मंत्रियों, नेताओं की जानकारी थी कि इनके पास इतनी संपत्ति, इनके पास इतनी दौलत है, इनके पास इतनी गाड़ियां, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उनकी बारी बारी से सूचनाएं जो लीक हो रही थी, तो लोगों में उनके प्रति गुस्सा बढ़ रहा था कि हम तो बेरोजगार हैं और ये देखो कितनी मौज मस्ती मार रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के घर को फूंक दिया जाता है। उनकी पत्नी अब विदेश मंत्री होती हैं, आरजू राणा, उनके
दौड़ा दौड़कर इन मियाँ बीवी को बहुत ज़्यादा पीटा जाता है। हालांकि किसी तरकीब से इनकी जान बच जाती है। और काठमांडू में एक दल्लू इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं जिनका नाम है झालानाथ खनल। उनके घर में आग लगा दी जाती है और उनकी पत्नी होती हैं जिनका नाम राज्य लक्ष्मी चित्रकार, उनको जिंदा जला दिया जाता है। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तब तक वो मर जाती हैं, यानी कि वो भीड़ की उस आगजनी का शिकार हो जाती हैं, मारी जाती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, उनके घर में भी आग लगा दी जाती है। उनकी बेटी के घर को भी फूंक दिया जाता है। उनकी बेटी के घर से एक लाश मिलती है, लेकिन ये लाश किसकी है अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। लेकिन वित्त मंत्री का जो घर है, उनके घर में भीड़ चली जाती है, विष्णु पौडेल, और उनको भी दौड़ा दौड़ा कर बहुत ज़्यादा मारा जाता है, पीटा जाता है। और इसी बीच में एक जगह लगती है, एक ज़िला लगता है नवल परासी, वहाँ की जेल को 500 कैदी तोड़ते हैं और तोड़ के वहाँ से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन बात यही नहीं थमती, नेताओं के घरों को ढूंढा जाता है, नेताओं की दुकानों को, नेताओं के स्कूलों को, नेताओं के कॉलेजों को, नेताओं के बिजनेस व्यापारों को ढूंढा जाता है, उनके घरों को ढूंढा जाता है। सब में आग लगा रहे थे लोग, ये कहते हुए कि चोरों गद्दी छोड़ो। और साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि सब इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जितने भी तुमने लूट खसोट की है, कुछ भी नहीं। हद तो तब हो जाती है जब सरकारी कार्यालयों को भी पकड़ा जाता है, उनको में भी आगजनी कर दी जाती है, उन्हें भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। 9 सितंबर 2025 की शाम होते होते रात हो जाती है। 10 बजे के आसपास सेना फिर से ताकत में आती है, फिर से भीड़ को रोकने की कोशिश करती है। आखिरकार रात 10 बजे के आसपास भीड़ पर कंट्रोल तो कर लिया जाता है, लेकिन तब तक बताया जाता है कि अरबों खरबों का नुकसान हो चुका था। नेताओं की सांस फूल चुकी थी, नेता डर के मारे छुप जाते हैं, मतलब दुबक जाते हैं। जितने भी लूट खसोट की थी वो हाथ पैर जोड़ रहे थे कि भैया हमें किसी तरकीब से माफ कर दो। लेकिन पीएम के इस्तीफा देने तक तब तक 24 लोग मौत की आगोश में सो जाते हैं। 500 से ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, उनका इलाज चल रहा है। ये बताया जाता है कि जो मेन कारण था, एक तो सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म थे, उनको बंद कर दिया जाता है। साथ ही दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि 4 साल में 3 बड़े घोटाले हुए हैं। अगर फर्स्ट घोटाले की बात करें तो गिरी बंधु भूमि स्वेब है जो 2021 में हुआ था, 54,600 करोड़ रुपए का घोटाला था। दूसरा घोटाला ओरिएंटल कोऑपरेटिव 2023, 13,600 करोड़ रुपए का घोटाला। कोऑपरेटिव 2024, इसमें 69,600 करोड़ रुपए का घोटाला। इस तरह के बड़े घोटाले हुए थे। साथ ही पब्लिक जो भीड़ भाड़ नाराज थी, वो भाई भतीजा बात पर भी नाराज थी। उन्होंने कहा कि नेताओं के पास, उनके रिश्तेदारों के पास, उनके बच्चों के पास सब सुख सुविधाएं हैं। वो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, विदेशों में घूमते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, सब कुछ अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। यानी कि जो भी इनके पास 20% ऐसे जो देश के लोग हैं, बस वही मौज मस्ती कर रहे हैं, 80% तो परेशान है। इस बात को भी लेकर गुस्सा था। और 2 ऐसे नेता उभर के सामने आते हैं, एक का नाम बालेन शाह होता है, दूसरे सुदुन गुरुंग होता है। सुदुन गुरुंग, अब ये ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि भविष्य में जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाएगी। लेकिन एक हैं जो गाने गाते हैं, रैपर हैं, हालांकि वो काठमांडू के मेयर भी हैं, उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनकी तुलना भारत के आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से की जा रही है। कितना सही है, कितना नहीं है। साथ ही ये सुदुन गुरुंग जो हैं, ये एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं। ये सामाजिक मांगे उठाते रहते हैं, सामाजिक बातें करते रहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं। अगर इनको जिम्मेदारी मिलती है तो ये कितना संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, ये तो खैर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये देश कम से कम 10 साल पीछे चला गया है, और 10 साल पीछे जाने का मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। बस इन्होंने ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बंद करने का आदेश ऐसा किया कि देश में पूरी तरह से हाहाकार की स्थिति मच गई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जो तरीका अपनाया गया था शायद वो गलत तरीका था, ये शांतिपूर्वक भी हो सकता था। लेकिन ये भी कहते हैं कि किसी के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए धमाका करना पड़ता है। और ये जो लोग हैं, युवा हैं, वो बहुत दशकों से परेशान थे सरकार की अस्थिरता को लेकर, सरकार के फैसलों को लेकर। कभी किसी के दबाव में तो कहते हैं, कभी चीन के दबाव में, तो कभी अमेरिका के दबाव में। सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही थी, सिर्फ अपना ही भरण पोषण कर रही थी, अपने ही बच्चों का भला कर रही थी, जनता का भला नहीं कर रही थी। इसलिए लोगों में वहां पर गुस्सा था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।